ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਸਕੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ मैम बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया भी इलेक्शन के दौर से गुजरने वाला है। मई में वहां भी इलेक्शंस जो हैं वो प्रोबेबली उनकी भी अनाउंसमेंट आ जाएगी। मई महीने में वहां इलेक्शंस हो जाने हैं। तो अब जुलाई इनटेक के लिए स्टूडेंट्स तो बड़ी तेजी से अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे पिछले दो इनटेक्स में वीजा आए, बड़ी तेजी से वीजा आए, और इस बार कहा जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के 80% सीट्स का वीजा मिल जाएगा, उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस फ्लो हो जाएगा। तो अभी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? अभी तो खैर वीजा आना स्टार्ट नहीं हुआ जुलाई का, ज्यादा थोड़ा बहुत जुलाई का वीजा आया है। तो अभी किस तरह का ट्रेंड आप जुलाई का एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का? और एक बात मुझे ये भी बताएं आप कि किस तरह के प्रोफाइल्स को इस बार हम मानेंगे कि वीजा आएगा। और ये भी पता लगा है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज और हाई कमीशन काफी ज्यादा रिलैक्स है। तो अगर वो रिलैक्स हैं तो उनकी रिलैक्सेशन को हम कैसे समझें? ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन या वहां की यूनिवर्सिटीज किस नजरिए से रिलैक्स हुई हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? जी सर, तो सर सबसे पहले हमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं उनको समझना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रीसेंट चेंजेस आया है दैट इज मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111, जिसके अकॉर्डिंगली जितनी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जितनी भी सीट्स एलोकेटेड है, लेट्स सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि लट्रॉब यूनिवर्सिटी को 2000 सीट्स दी गई है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बट लट्रॉब यूनिवर्सिटी की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 80% से अबव हो चुकी है, यानी कि 2000 में से 80% सीट्स जो है वो अबव हो चुकी है। तो इन केसेस में उनका जो वीजा डिसीजन होगा वो कई बार 6 से 7 हफ्ते भी लग सकते हैं, यानी कि 3 से 4 महीने बड़े आराम से कई बार लग सकते हैं। और डिसीजन की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहली चीज ये है। अब इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी हमने कब से देखी है, दैट इंक्लूड्स ईयर का फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक, और अभी जो इनटेक चल रहा है वो मिड इनटेक चल रहा है, और उसके बाद रहेगा नवंबर इनटेक। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी भी है जिनके फरवरी में ही 80% से अबव जा चुकी है सिटिंग कैपेसिटी। तो आप बिल्कुल भी उन यूनिवर्सिटी में को अवॉइड करें जिनकी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है, बिकॉज एट द एंड आपको ही फिर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका रीजन एक और मैं बता दूं, लेट सपोज आपने जुलाई इनटेक इज द मेजर इनटेक, जुलाई इनटेक में 100% मैक्सिमम सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। लेट सपोज आपने एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जिसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑलरेडी 80% से अबव है। अब आपके डिसीजन को लगेगा टाइम, और आपने वीजा फाइल करी अपनी, लेट सपोज जुलाई इनटेक था और आपने वीजा फाइल लॉन्च करी अपनी 15 मई या फिर जून के करीब। तो अब आपके डिसीजन को टेक्निकली टाइम 2 से 3 महीने लगना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया गैप को हमेशा बहुत लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर स्टूडेंट जो भी है वो 2024 पास आउट हो, दे कैन अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। अनीता मैम, किस तरह से यूनिवर्सिटीज और रिलैक्स हो गई हैं? क्या फंड्स को लेकर रिलैक्स हुई हैं यूनिवर्सिटीज? एग्रीकल्चर इनकम को लेकर रिलैक्स हुई हैं? जी सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मुझे रिमाइंड करवाया है। मैं आज सोच भी रही थी कि इस पॉइंट को जरूर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूं। पहली चीज तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज बहुत रिलैक्स हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे ही साथ यूनिवर्सिटीज एंड हाई कमीशन बहुत अटेंटिव भी हो चुकी हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट उनको प्रेजेंट कर रहे हो, दे आर वेरीफाइंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। सो अब इन दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, एकेडमिक्स तो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स के जेन्युइन होते हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 12th रीसेंट पास आउट है जी, आईएलटीएस कर रखा है, वो सारा सब कुछ जेन्युइन होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? फंड्स एंड इनकम में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एजेंट्स हैं बाहर मार्केट में जो कि आप उनके पास काउंसलिंग के लिए जाते हो, आप उनको बोलते हो मेरे पास फंड्स नहीं है, इनकम नहीं है, ये मेरी 10th और 12th की मार्कशीट है, आईएलटीएस है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। एजेंट आपको बोलेगा कोई गल नहीं है, आप कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वो आपकी आईटीआर को बनवाता है, आपकी आईटीआर को प्रेजेंट करेगा, फिर वो आपके फंड्स पे काम करेगा, आपके जो फंड्स को ऑर्गेनाइज करेगा, एंड देन दे यूज टू सेंड द डॉक्यूमेंट। लेकिन जब
ये क्रिएट होते हैं ना, आपकी मान लो आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं, आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज एक एक चीज आपकी चीज देख रही है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो आपने बोला कि एजेंट ने आपके जो फंड्स हैं वो बिल्कुल दिखाए कि हाँ स्टूडेंट के पास फंड्स है और जेन्युइन है, वहां पे वेरिफिकेशन 3 से 4, अगर आपकी ब्रांच मतलब जो जिस बैंक में जिस ब्रांच में पैसा पड़ा हो, एक वहां से वेरिफिकेशन होगी, हेड ऑफिस से वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और हमेशा ऐसे होता है, एक ऑफिसर वेरीफाई कर देगा, दूसरा ऑफिसर नहीं कर पाता। पहला तो हर्डल यही है। दूसरा, आईटीआर में वो आपकी कंप्लीट आईटीआर देखेंगे कि क्या आपने फिल किया है, सब कुछ वो वेरीफाई करेंगे, बिकॉज वेरिफिकेशन के टूल यूनिवर्सिटी के पास भी होते हैं, हाई कमीशन के पास भी होते हैं। सो ये तो रही वेरिफिकेशन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ इतना टेक्निकली, सो दैट आप बिल्कुल भी ऐसे ट्रैप में ना पड़े किसी भी एजेंट के कि वो बोले आपको कि कोई बात नहीं, हम फंड्स भी करवा देंगे, इनकम भी करवा देंगे। वेरिफिकेशन होती है और आपकी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई स्टूडेंट की प्रोफाइल में बैंक भी लगते हुए दिखेंगे। लेकिन अब इसके साथ आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि मैडम ना तो हमारे पास फंड्स है ना इनकम है, बट हमें जाना जो है वो ये है कि अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने, जो सर बात कर रहे हैं ना कि रिलैक्स हो गई है, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रिलैक्स कर दिए। इज दैट की नाउ यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड टेकिंग द रीसेंट आईटीआर। पहले वो बोलते थे कि हमें 2 से 3 साल पुरानी आईटीआर चाहिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वो बोलते हैं आपके पास 2 से 3 साल पुरानी आईटीआर नहीं है, कोई बात नहीं, आप रीसेंट आईटीआर दिखाओ, बट जेन्युइन होनी चाहिए। सो रीसेंट आईटीआर अगर आपने भरी है, अभी जैसे हम बिल्कुल मार्च में बैठे हैं, मार्च और अप्रैल में, आप आज भी अगर आईटीआर भरते हो, आज भी आपने आईटीआर फिल करी है, तो अब तो वैसे भी गवर्नमेंट के हिसाब से 12 लाख के करीब तो हर कोई फिल कर ही रहा है, और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है हाई कमीशन में भी, ठीक है। सो आपने अगर अपनी आईटीआर फिल करी है, जेन्युइन होना चाहिए, आप जो दिखाओ वो जेन्युइन होना चाहिए। तो ये रहा आपका इनकम के डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, आप बोलते हैं, अब आती है हमारे फंड्स की बात। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे पास फंड्स नहीं है, हम क्या दिखाएं, यूनिवर्सिटी मांग रही है 30 से 35 लाख, बट हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, वो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स के पास नहीं है तो हम आपके स्पॉन्सर्स ले लेंगे, जैसे कि आपकी मम्मी पापा दादा नाना नानी, है ना, 4 से 5 स्पॉन्सर्स भी ले लेंगे। तो यानी कि अगर आपकी मम्मी पापा के पास 6 से 7 लाख पड़ा हुआ है, आपके मामा मामी आपके नाना नानी के पास 3 से 4 लाख पड़ा हुआ है, ऐसे आप क्लब करके 3 से 4 लोगों की आप इनकम दिखा सकते हो, आप फंड्स दिखा सकते हो कि इतना पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो क्लब करके जैसे आपका 35 लाख हो गया, तो देन यू कैन शो द अमाउंट। तो हमेशा इस चीज पे कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी से तो फिर भी निकल जाती है फाइल, लेकिन हाई कमीशन के पास सारे टूल्स होते हैं, उनके पास हर एक चीज होती है, वो बहुत थॉरोली आपके जो डॉक्यूमेंट को है उनको वेरीफाई करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के और हाई कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से चलें। आप सिर्फ करवाने के चक्कर में ये ना करो, आपने एजेंट को पूरी फ्रीडम दे दी कि कोई बात नहीं, जो मन में आए वो मेरी प्रोफाइल के साथ वो करो, बट मुझे वीजा लगा दो। जहां पे आपने ये बोला ना, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं अपनी ही प्रोफाइल को खराब कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज एजेंट के लिए, जो जिसके पास आप पैकेजेस के लिए जा रहे हो, जिनको आप बोल रहे हो कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स बना दो, उनके लिए शायद आप जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, आपका नहीं वीजा आएगा तो मे बी 90 स्टूडेंट्स का वीजा आ जाएगा, लेकिन 90 स्टूडेंट्स का, जिनका 90 स्टूडेंट्स का वीजा आ गया, लेकिन जिन 10 स्टूडेंट्स का रिफ्यूजल आया है ना, और वो भी इस वजह से कि आपके फंड्स एंड इनकम जेन्युइन नहीं थे, उनसे पूछो, उनको उन 90 स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आप एक बार डिस्कस जरूर करें कुछ भी चीज अमेंड करने से पहले, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स योर करियर, ये आपका करियर है, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। आप एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा से आप वीजा फाइल नहीं कर सकते। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स को पता है। तो बहुत सोच समझ के, इन केस फिर भी कंफ्यूजन है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको फिर भी एक कंसल्टेशन जरूर लें। आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिख रहा है आपको, और फोन नंबर भी बिल्कुल दिख रहा है, आप डिस्कस करें, मे भी क्या पता बिल्कुल इजीली आपका प्रोफाइल निकल जाए। सो उस चीज की भी कोई ऐसा नहीं है। अभी तो जो मैं आपको बताती हूँ कि जिन जिन की 80% रीच आउट करने वाली है वो है यूटीएस, तो उनका भी रीच आउट करने वाला बहुत जल्दी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यूटीएस अप्लाई किया है वो थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा स्पीड अप में अपना अप्लाई करें, तो उनके लिए जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी उनका 80% रीच करने वाला है। दूसरी चीज, जिनकी 80% बिलो 80% है, अभी जैसे आपके पास है चार्ल्सटन यूनिवर्सिटी, उनकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, उनके पास सीट्स इतनी है कि अभी 15% सीट्स भी नहीं फुल हुई है।
तो यू कैन लाइक चूज यूनिवर्सिटीज दैट वे, आप उनको भी चूज कर सकते हो। तो बट लेकिन आपका एजुकेटेड होना और आपका सारी चीजों को सोचना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम YouTube लाइव के जरिए आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं वो रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दैट आप बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। और कई बार जिनसे आप केसेस अप्लाई कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता कि रीसेंट गाइडलाइन में चल क्या रहा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस जिन स्टूडेंट्स के खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, सो आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए रिफ्यूजल आया है, अनफॉर्चुनेटली आप दोबारा से रीलॉन्च नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो। बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ी मतलब हाई कमीशन ऑफिसर ने कुछ नहीं देखा है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज ही आपको रीसीओई नहीं इशू करेंगे। तो फिर अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका रिफ्यूजल आ चुका है तो 95% चांसेस आर देयर कि आप दोबारा से रिलॉन्च नहीं कर पाओगे। 5% हम तब कह सकते हैं कि अगर इनकेस आपकी प्रोफाइल में हाई कमीशन ऑफिसर कोई गलती लग गई कि आपकी प्रोफाइल में ये था लेकिन उन्होंने कुछ और ही मेंशन करके भेज दिया, वहां पे आप रिलॉन्च कर सकते हो। लेकिन तो उस लेवल पे अगर गलती है, जी 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 जी, लेकिन अगर किन्हीं भी स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया के लिए रिफ्यूजल आया है, आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करो। आप न्यूजीलैंड के लिए बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स भी सिमिलर से ही है, फाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। सेकेंडली यू कैन अप्लाई इन यूके में आप अप्लाई कर सकते हो, कनाडा में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल भी उस चीजों में मत रहें कि नहीं मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना और मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करके रहूंगा। आप अपनी ही जिद में रहोगे, अदरवाइज और चीजें नहीं हो पाएगी। सो ये आज मैंने सोचा था कि मैं ये मैसेज जरूर आप तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे भी कॉल्स आती हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम दोबारा से रीअप्लाई होगा। हम तो आपको जेन्युइन गाइडेंस दे देंगे, लेकिन जब आप किसी रैंडम एजेंट के पास जाओगे वो आपसे 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए लेके बोलेंगे हाँ हाँ हम करवा देंगे आपका, आप ऑलरेडी दे चुके हो अपनी जेब से पैसा। जी चलिए, थैंक यू सो मच अनीता मैम। सो थ्रू आउट डे आप इस वीडियो को देखेंगे, आप 8929759571 पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है 9343624902, आप इस पे अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम। थैंक यू। थैंक यू।